नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आप ये 3 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि कब पावर ऑफ अटॉर्नी इरिवोकेबल हो जाता है, मतलब उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, और कब एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का इंटरेस्ट ये माना जाता है कि उस अटॉर्नी के ज़रिए, उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए सिक्योर किया गया है। और दूसरी बात कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है अगर जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया है उसकी डेथ हो जाती है तो। तीसरा कि कब जो इंटरेस्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी में दिया हुआ वो उसको इरिवोकेबल बना देता है, या जो जिस फिर बाद में वो एग्जीक्यूटेंट कैंसिल नहीं कर सकता है। अब इन 3 सवालों का जवाब ढूंढने निकलेंगे हम। उसके पहले एक फैक्ट देखिए एक केस का, तो फिर आपको जो पूरे डिस्कशन को समझने में सुविधा होगी। मुनियप्पा के पास एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, लैंड होता है, उसको छोटे छोटे प्लॉट में बनाकर डिवाइड करके बेचता है। और उसमें से 1986 में एक प्लॉट सरस्वती खरीद लेती है पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर। 1997 में मुनियप्पा की डेथ हो जाती है। उसके बाद 1998 में जो पावर ऑफ अटॉर्नी सरस्वती के फेवर में था उसको उसकी बेसिस पर वो अपने बेटे के फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर देती है उस प्लॉट का। इंटरेस्टिंग तो तब होता है कि जब 2003 में जो मुनियप्पा के एलार्स थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उसके, वो लोग एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं उसी प्रॉपर्टी का एक फेवर में एक व्यक्ति के, और वो व्यक्ति फिर आगे किसी को बेच देता है, और जो खरीदता है वो एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर देता है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपने बेटी के फेवर में। तो एक ही प्रॉपर्टी को क्लेमेंट दो लोग होते हैं, एक जिनके फेवर में सेल डीड होता है जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर एग्जीक्यूट किया गया होता है, दूसरा जो जिसके फेवर में गिफ्ट डीड होता है, और वो जो एलार्स होते हैं मुनियप्पा के वो 2003 में उनके फेवर में एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रायल कोर्ट में दो मुकदमा डलता है, एक जिसके फेवर में गिफ्ट डीड है, जो पोजीशन में है, वो इंजंक्शन का दावा डालते हैं कि भाई उसको परमानेंट इंजंक्शन का कि वो उसको डिस्पोजेस ना किया जाए। दूसरा जिसके फेवर में सेल डीड होता है और पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे एग्जीक्यूट किया गया होता है सरस्वती के द्वारा, वो ये डालते हैं कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है एलार्ट्स के द्वारा, सेल डीड और फर्दर सेल डीड और फर्दर गिफ्ट डीड, उसको कैंसिल किया जाए और पोजीशन हमें वापस दिलाया जाए। अब ट्रायल कोर्ट कहती है कि भाई जिस दिन मुकदमा डला उस दिन तो पोजीशन में था गिफ्ट डीड होल्डर, ये तो इस्टेब्लिश है, और उसके पास एक डॉक्यूमेंट भी है रजिस्टर्ड, तो वो उसको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता। परमानेंट इंजंक्शन के मुकदमे को वो अलाउ कर देती है, डिग्री कर देती है, और जो दूसरा मुकदमा होता है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, उसको वो डिसमिस कर देती है। हाई कोर्ट में अपील जाता है, हाई कोर्ट भी कोई रिलीफ नहीं देती और दोनों अपील को डिसमिस कर देती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय द पार्टीज, कि क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल के साथ कोई राइट देता है उस प्रॉपर्टी में, कोई इंटरेस्ट क्रिएट करता है उस प्रॉपर्टी में जिससे कि आप सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकें किसी के फेवर में, जैसे इस केस में सरस्वती ने एग्जीक्यूट किया अपने बेटे के फेवर में, जो पावर ऑफ अटॉर्नी का एग्जीक्यूटेंट था मुनियप्पा, उसके डेथ के बाद। अच्छा, ये एक बात बताऊं कि 27 फरवरी 2025, अभी कुछ दिन पहले, ये सवाल का जवाब दिया डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन थे। और ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट है इन चीज़ों को डील करते हुए। सूरज लैम्प को भी इसने बहुत बढ़िया डील किया है, जिसमें कि
ये हुआ कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा। तो ये 27 फरवरी का जजमेंट है और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और तभी मैं कहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं यूजुअली जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड उस पर आपसे डिस्कशन करता हूँ, और जिसकी वजह से आपका और हमारा रिलेशन ऑलमोस्ट 5 इयर्स का होने जा रहा है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। हम जिस केस की बात कर रहे हैं अभी, जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो है एम.एस. अनंत मूर्ति वर्सेस मंजुला, और इसका नेचुरल साइटेशन सुप्रीम कोर्ट का है 2025 INSC 273। तो अब जो पूरा डिस्कशन है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के अराउंड आसपास ही घूमेगा, और उसके ही अलग अलग पहलू पे हम चर्चा करेंगे के लिए दिया जाता है। इसको तभी कहते हैं कि ये इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वीनियंस, एक कन्वीनियंस का डॉक्यूमेंट है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी की चीज़ का प्रोविजंस अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 में है, जिसका सेक्शन 1A कहता है कि ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एम्पावर करता है किसी खास व्यक्ति को किसी खास काम को करने के लिए, या इन जनरल किसी भी काम को करने के लिए। इसका सेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जिसने उसको एजेंसी दी है, जो अटॉर्नी दी है। इवन कि वो कोई डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकता है अपने सिग्नेचर के द्वारा, और वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कवर नहीं होता है। अब इसमें जनरली हम देखते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, लेकिन केवल नाम लिख देने से जनरल और स्पेशल वो डॉक्यूमेंट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, उसके पूरे कंटेंट्स को पढ़ के एज ए होल पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के कोर्ट डिसाइड करती है, ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। जो उसमें लैंग्वेज यूज़ किए हुए होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी का नेचर क्या है। अब एक बात आता है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जो होल्डर है उसके कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो गए हैं, कोई कंसिडरेशन पे हो गया है, तो कब इसको जो उसका इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट माना जाएगा उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए, और पावर ऑफ अटॉर्नी इरिवोकेबल हो जाता है। जो यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल के साथ में एग्जीक्यूट होता है तो उसमें कंसिडरेशन अमाउंट भी पे होता है। कई बार तो प्रॉपर्टी का पोजीशन भी दे दिया जाता है इन दो डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के समय। और ये दोनों डॉक्यूमेंट चूँकि एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो इसके इफ़ेक्ट को और इसके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए दोनों डॉक्यूमेंट को इकट्ठा पढ़ना होता है, इकट्ठा उसकी चीज़ों को समझना होता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी जो एजेंट होता है, अगर उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, उस एजेंसी में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है तो वो इरेवोकेबल हो जाता है। और ये स्पेसिफिक प्रोविज़न अगर हम देखें तो सेक्शन 202 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नॉर्मली सेक्शन 201 में ये प्रोविजंस है कि कब कैसे कैसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। उसका एक्सेप्शंस दिया गया है सेक्शन 202 में, जिसमें कि किस सिचुएशन में हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल तो लॉ ये है कि भाई कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करने वाला है, एग्जीक्यूटेंट है या प्रिंसिपल है, वो जब चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर सकता है। नॉर्मल लॉ ये है। बस कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न है जिसमें कि रिवोकेशन को प्रिक्लूड किया गया है या रोका गया है, और वो चीज़ें डील की हुई हैं सेक्शन 202 में। तो उसमें पहला इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए ने अथॉरिटी दे दिया है बी को जो उसका एजेंट है कि तुम ये लैंड बेचकर और जो पैसा आएगा वो अपने किसी कर्ज में
तुम्हें चुकता है वो कर लो। मतलब कि ए ने बी से क्या कर्ज लिया हुआ है, उसके एवज़ में उसको एक लैंड का एजेंट बना देता है और उसे कहता है कि भाई आप इसको बेच लीजिए, जो पैसा आएगा अपने पास रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि उस एजेंसी का पर्पस ही एक किसी का राइट, जो एजेंट का राइट सिक्योर करना है, तो ये इस सिचुएशन में ये रिवोकेबल नहीं है, इरिवोकेबल हो जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। दूसरा जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए ने 100 बिल्स का एक कंसाइनमेंट दिया हुआ है बी को, और उसके उसके बदले में उसने एडवांस लिया हुआ है, और ए ये चाहता है कि बी उसको बेचकर अपने एडवांस को एडजस्ट कर ले सेल प्रोसीड के द्वारा। तो इन दोनों के इलस्ट्रेशंस में हम ये देखते हैं कि जो एजेंट है उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उस पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए, तो ये रिवोकेबल नहीं है। तो जहाँ भी पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है उसके लैंग्वेज से ये क्लियर होना चाहिए कि कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा रहा है इस एजेंसी के द्वारा, उस सिचुएशन में वो रिवोकेबल नहीं होंगे। और जब भी इस चीज़ को डिसाइड करना है तो पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है अटॉर्नी में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस बैकग्राउंड में एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, बड़ा ही अच्छा जजमेंट है, जिसमें ये सवाल का जवाब दिया गया कि कब पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल किया जा सकता है वैलिडली, या कब नहीं किया जा सकता है। और ये केस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये है श्री हरवंश सिंह वर्सेस श्रीमती शांति देवी, 1977 का केस है। इसमें जो हाई कोर्ट ने उन कंडीशंस को डिस्कस किया जिस केस में कॉन्ट्रैक्ट, जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है या अटॉर्नी है, वो इरिवोकेबल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात कही कि और जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये और जो एजेंसी बनाई गई है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, वो उसका पर्पस ये है कि वो उसको सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे एजेंट के इंटरेस्ट को इस एजेंसी के द्वारा। एजेंसी इंटरेस्ट होने से नहीं होता है, उस डॉक्यूमेंट का पर्पस उस इंटरेस्ट को सिक्योर करना होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी की का लैंग्वेज है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर इरिवोकेबल हो जाता है। चूँकि ये जजमेंट बहुत बड़ा है, 65 पेजेस का है, उसमें बहुत सारे ऐसे लॉ डिस्कस किए गए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आज मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, और एक पार्ट और बनाकर इसमें जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है वो उसको आपसे शेयर करूँगा। इसके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अगला वीडियो भी देखिएगा, और अगर ये वीडियो सही लगा तो अपने विचार ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।